जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके पहले मैं 4 पार्ट करवा चुका हूँ, ये है 5वां पार्ट। धैर्य बनाए रखिए, सारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन सारी वीडियोस को देखते रहिए, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। इनका जो इम्पोर्टेंट अपडेट है किसी भी एग्ज़ाम का या इस चैनल से रिलेटेड, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है, इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं टाइमली। तो शुरू करते हैं ये 5वां पार्ट और सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, एज द क्रो फ्लाइज। इसके पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवा उड़ता है, तो कौवे के बारे में कहा जाता है कि वो सीधा उड़ता है, स्ट्रेट उड़ता है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होती है वो वैसे उड़ता है। मतलब भैया कौवा फिजिक्स में माहिर है, उसको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल ना करके डिस्प्लेसमेंट तय करता है। ठीक है, तो खैर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एज क्लियर एज मड। इसका क्या मतलब होता है? इतना साफ जैसे कीचड़। आपने गांव में वो कहावत सुनी होगी ना, तुम तो इतने सीधे हो जैसे जलेबी। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए जब ये यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है समझना मुश्किल होता है उस इंसान को। वैसे ही इतना साफ जैसे कीचड़, यानी कि उसको समझना मुश्किल है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सट्रीमली डर्टी, ऑनेस्ट एंड लीगल, या फिर कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन। तो जाहिर सी बात है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ पीस ऑफ केक। इसके ऑप्शंस हैं, समथिंग अमेजिंग, समथिंग सीरियस, समथिंग डिफिकल्ट, या फिर समथिंग इजी। आप सब ने लगभग केक खाया होगा, तो केक खाते हो तो कैसा लगता है? उसको उसको चबाने में कैसा लगता है? आसान होता है ना, बहुत स्लिपरी सा होता है और बहुत इजी से आदमी खा लेता है केक को। ना उसमें कोई दांत कटकटाते हैं, ना ही वो अटकता है, एकदम आराम से इजी तरीके से उसको खा लेते हैं। तो वही होता है, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इजी है, समथिंग वेरी इजी। जैसे केक बहुत इजी होता है खाना, वैसे ही कोई काम या कोई भी टास्क हो, वो जब बहुत आसान होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है अ पीस ऑफ केक। जैसे बोलते हैं ना, गोइंग टू द मार्केट इज पीस ऑफ केक फॉर मी, है ना। खास करके ऐसी मार्केट जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो एक सिली सा एग्जाम्पल था, मैंने समझाने के लिए बोला है, ऑल्दो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी। कह रहा है, एक तो भैया लगी थी चोट, ऊपर से तुमने क्या जोड़ दिया उसमें? बेइज्जती मार दी। तो कोई इंसान जो भी चोट खाया है और उसकी तुम बेइज्जती कर दो, अपमान कर दो, तो उसको कैसा लगेगा? उसको और ज्यादा दुख लगेगा। चोट खाया है, दुख में है, और उसकी बेइज्जती कर दी जाए तो वो और दुख में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शंस में अगर हम देखें, लिखा हुआ हर्ट समवन फिजिकली, से वर्ड्स दैट आर वेरी ऑफेंसिव, प्ले अ प्रैंक ऑन समवन, या फिर मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई सिचुएशन थी, पहले ही खराब थी, आपने उसको और भी ज्यादा खराब कर दी, वर्स कर दी, है ना। तो वो क्या हो जाता है? एड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी। ओके, अगला आइडिया में कह रहा है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के बारे में। उसमें मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, कहाँ से वो इडियम बना और उसको क्यों एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा जाता है। उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त मैंने ये भी बताया था, एक इससे मिलता जुलता होता है बोन ऑफ कंटेंशन। तो जैसे होता है ना कि कुत्ते होते हैं, 4 कुत्ते हैं, बीच में हड्डी फेंक दो, आपस में ही लड़ लेंगे कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मार हो जाती है। ठीक है, हड्डी खाने के लिए। तो वही कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, झगड़े की जड़, उसी को ही कहा जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। तो उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, टफ मैन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, या फिर पीसफुल थिंग। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन से इज द राइट आंसर, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वजह, उसी को बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अ चाइल्ड्स प्ले। बच्चे का खेल। आपने सुना होगा ना, जब कोई चीज बहुत आसान होती है तो लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं अरे ये तो बच्चों का खेल है, इसको तो करना बहुत ईजी है। तो वही होता है बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले। वेरी इनोसेंट, वेरी अनोइंग, समथिंग दैट इज वेरी इजी, या फिर वेरी इरिटेटिंग।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समथिंग दैट इज वेरी इजी, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ बर्निंग क्वेश्चन, जलता हुआ सवाल। क्या मतलब हो सकता है इसका? आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा होगा या कहीं मैगजीन में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्निंग इश्यूज होते हैं। तो जैसे देखो, मान लो कहीं पे एक मार्केट है, ठीक है, और वहाँ पे 10 सेक्शंस हैं, ठीक, 10 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं, हर एक सामान के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। और मान लो किसी एक सेक्शन में आग लग जाती है, तो जो भीड़ है वो सबसे ज़्यादा तेज किधर, किस साइड भागेगी देखने के लिए, है ना, आग जहाँ आग लगी होगी ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस प्लेस को दिया जाएगा, सारा जो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा वो वही जगह बन जाएगी जहाँ पे आग लगी होगी। सभी लोग दौड़ने लगेंगे, सभी बुझाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ना कुछ अपना प्रयास करेंगे। तो वो क्या होता है, बर्निंग सिचुएशन होती है कि नहीं। वैसे ही बर्निंग इश्यूज क्या होते हैं जियोपॉलिटिक्स में, या फिर जो किसी भी देश में चल रहे होते हैं, किसी प्लेस पे चल रहे होते हैं, बर्निंग इश्यूज जो होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अटेंशन डिमांड करते हैं, वो होते हैं बर्निंग इश्यूज। तो वैसे ही बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है, जिसको आपने सुना होगा मीम वगैरह में, पूछता है भारत। तो जो भारत क्या पूछता है, वही सवाल पूछता है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो बर्निंग क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है, अ लेंदी क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ यूजलेस क्वेश्चन, या फिर एन इजी क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन बी, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे जरूरी सवाल जो होता है उसी को कहते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन, जिसके बारे में सब कोई बात कर रहा होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है बी एट योर विट्स एंड। अच्छा, विट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समझ किसी चीज को, ठीक है, समझने की जो क्षमता होती है उसको विट कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारा काफी विटी ह्यूमर है, यानी कि काफी चालाक, मतलब समझ रहे हो ना, विटी पर्सन होता है एक चतुर व्यक्ति के लिए विटी पर्सन यूज करते हैं। तो विट का मतलब होता है समझदारी। आप अपनी समझदारी के एंड पे आ गए। तो ऐसा कब होता है, जब समझदारी के एंड पे आ जाते हो, खत्म हो जाती है। मान लो ऐसा होता है ना कि कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आदमी बोलता है मेरी तो बुद्धि नहीं काम कर रही भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो क्या होता है, अपनी उसकी समझ के खत्म होने के एंड पे आ जाता है। समझो ना, ऐसे ऐसे तो बोलते हैं कि यार इतनी प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो जो कहते हैं ना, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कब बोलते हैं, जब जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, टू बी ओवरजॉयड, केयरफुल थिंकिंग, बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स, या फिर डू समथिंग कॉन्फिडेंटली। मैंने बताया ना, जब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो इंसान सोच समझ नहीं पाता। ये वही है ऑप्शन सी, बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स, है ना, बी एट योर विट्स एंड। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये तो इजी सा है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, है ना। पता चला आप 4 किलो एप्पल खरीद के लेके आए, उसमें 1 किलो संतरा डाल दिया, तुरंत पकड़ लोगे ना, क्यों? क्योंकि अलग अलग चीज है ना दोनों। तो वैसे ही एप्पल एंड ऑरेंजेस के लिए सिंपल सा क्या ऑप्शन है, सेम थिंग्स डिफरेंट थिंग्स, फ्रेश या न्यूट्रिशियस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें हैं ना दोनों, अलग अलग फल हैं। अच्छा हाँ, ये मत सोचना कि ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ये सब, क्यों भाई, ये इडियम्स होते हैं, ठीक है। ये जब सेंटेंसेस को किसी अ, उसको पैराग्राफ वगैरह को जब सजा के लिखा जाता है, उसमें रेटोरिकल चीजें यूज की जाती हैं, तभी इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये तो आप लोग इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे कहीं ना कहीं। इनफैक्ट जो कोर्स की भी बुक्स होते हैं ना, एनसीईआरटी वगैरह में भी कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये एक फ्रेज होता है जिसका सिंपल सा मतलब होता है, अच्छा फैक्ट का क्या मतलब होता है सबको पता है, मैटर क्या होता है, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच बात तो ये है कि, हाँ यही होता है। हिंदी में इसका एज इट इज मतलब होता है सच तो ये है कि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इक्वल्स टू सच तो ये है कि, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, एक्चुअली एज इट हैपेंस, टू सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, या जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। मैंने बताया ना, सच तो ये है कि, एक्चुअली एज इट हैपेंस, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इडियम्स एंड फ्रेजेस के, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, कुछ अप्रिसिएशन हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप अपना कमेंट
डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।